राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। काव्या कावेरी जी का हाथ पकड़कर बेड पे नीचे बैठी हुई है। अरुणी जो ठीक उसके पास में स्टूल पर लिए बैठी और आदित्य थोड़ा साइड में खड़ा होकर फ़ोन पर कुछ कर रहा था। पूरे कमरे में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अचानक कावेरी जी की सांसें तेजी से चलने लगती हैं। उनको ऐसा देखकर अरुणा जी आदित्य को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती हैं। वहीं अरुणा को बहुत ज़्यादा घबरा हो रही थी। वह अपनी दादी की वहीं काव्या को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह अपनी दादी की हालत देखकर रोए जा रही थी। आदित्य जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर कावेरी जी को चेक करते हैं। डॉक्टर चेक कर रहे थे कि अचानक से सारी मशीनों में एक ही आवाज़ आने लगती है, टू 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 टू। डॉक्टर काफ़ी निराश होकर सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर इतना कहते हैं और काव्या चिल्लाती है, नहीं। फिर काव्या कावेरी जी के नज़दीक जाकर काफ़ी नाराज़गी से कहती है, नहीं दादी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने आपकी बात मानी और आपने मेरी बात ना मानने की गुस्ताखी की। आप बहुत बुरी हैं दादी। आप भी मुझे मम्मी पापा की तरह छोड़कर चली गई। आप बहुत बुरी हैं। काव्या वहीं रोते बिलखते हुए शिकायतों पर शिकायतें किए जा रही थी। उसे ये भी ना पता जिससे वह शिकायतें कर रही है उसे अब उसके कान बंद कर लिए हैं। वह उसकी शिकायतों को सुनने के लिए कगार पर बिल्कुल भी नहीं है। काव्या रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। आदित्य आके बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाता है और काव्या को पास में दूसरे बेड पर लिटा देता है। डॉक्टर आकर उसे चेक करने लगते हैं। आदित्य अब अपनी दादी की तरफ देखने लगता है, जिसमें कुछ देर वह कुछ परेशानी के भाव दिख रहे थे। अरुणा जी काफ़ी नरमी से कहती थी, आदित्य आप जा सकते हैं। आदित्य जो जैसे कितने समय से यही सुनने के लिए बेकार हो रहा, वह तुरंत उस कमरे से चला जाता है। अरुणा जी काव्या को काफ़ी गौर से देखने लगती हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, इन्हें काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है। मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। होश में थोड़ी देर में वो आ जाएंगी, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अरुणा जी एक नर्स को वहाँ रुकने को कहकर खुद अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाखा जी को होश तो आ गया, लेकिन वे बिल्कुल सदमे में चली गई थी। किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, बस एकटक ऊपर सीलिंग को घूरे जा रही थी। कोशिश तो हर कोई कर रहा था बात करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह बिल्कुल बेहोश सी बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य भी अब तक वहां आ चुका था। वह भी अर्जुन की हालत देखकर काफ़ी टूट सा गया, लेकिन किसी को भी उसके चेहरे पर पता नहीं चल रहा था। वह बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ था। आदित्य की यह बात उसे परिवार वालों से अलग करती थी। उसे जितना भी दुख दर्द हो, लेकिन कभी चेहरे पर दिखने नहीं देता था, लेकिन गुस्सा हर एक को देखने को मिलता था। वह अपनों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि उसने कभी अपनों से ठीक से बात ही नहीं की थी। उसे हमेशा से ही अकेला रहना पसंद था। आदित्य भले ही अपनों की खुशी में शामिल नहीं हो, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ में हमेशा उनके साथ रहता। अरुणा जी को भी अर्जुन और विशाखा की हालत पता चली तो वह अर्जुन के वार्ड में जाती है और बहुत गौर से उसे देखने लगती है। अर्जुन बिल्कुल बेजान सा लेटा हुआ है। उसे ऐसा देखकर अरुणा जी को बहुत तकलीफ होती है। वह अर्जुन के बाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती हैं और काफ़ी गुस्से से कहती हैं, अर्जुन, जिसने आपकी ये ऐसी हालत की है, हम उसको मौत से भी बदतर हालत कर देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। थोड़ी देर तक अरुणा देवी जी की अर्जुन से पास बैठी रहती हैं, फिर उठकर विशाखा जी के वार्ड में जाती हैं। वहाँ सभी लोग अरुणी को देखकर थोड़ा साइड होकर खड़े हो जाते हैं। अरुणी जो विशाखा के सामने जाकर उसके गालों पर छूते हुए कहती है, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। उनके इतना कहते ही विशाखा जी जो बेसुध सी लेटी हुई थी, वह झट से अरुणी जी के गले लगकर रोने लगती है। उसको ऐसा रोते हुए देखकर नॉर्मल होते हैं। अरुणी जी भले ही
विशाखा जी की सास थी, लेकिन उन्हें माँ से भी बढ़कर मानती थी, क्योंकि विशाखा जी को अरुणी जी ने ही पाला था। अब विशाखा जी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए। वह अरुणी जी ने ही उन्हें अपने घर में रखकर पढ़ाया लिखाया, और आखिर में जब विशाखा जी उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी तो उन्हें अपने बड़े बेटे पृथ्वीराज से उनकी शादी कर दी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वह काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। अरुणी तो सबको घर जाने के लिए कहती है। उनकी बात को टालने वाला तो कोई नहीं था, इसलिए सबको चुपचाप से घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनुराग और आदित्य को अपने बड़े भाई को छोड़कर जाना पसंद नहीं आया, तो वह अपनी दादी से कहते हैं, दादी हम दोनों यहीं रुक जाते हैं भाई के साथ। अरुणी जी एक नज़र दोनों को देखती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन आदि आप हमारे साथ चलेंगे। आदित्य बुझे मन से हाँ में सिर हिला देता है। सब अब घर जाने के लिए निकल जाते हैं और अरुणी जी आदित्य के काव्य के वार्ड में जाते हैं। आदित्य अपनी दादी के कहने पर काव्य को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। अरुणी जी अपने कुछ आदमियों से कहकर कावेरी जी का अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद अरुणी देवी, आदित्य, काव्या, पृथ्वीराज, अमरजीत और रूहान एक जगह में खड़े होकर सामने जल रहे आग के लपटों को देख रहे थे। ये आग कावेरी जी की अंतिम विदाई की गुहार कर रही थी। काव्या बिल्कुल शांत खड़ी अपनी दादी को आखिरी बार देख रही थी। अब तक रात के करीब 3 बज रहे थे। रात ढलने के कगार पर था और एक नई सुबह आने को बेकरार थी। किसी के आंखों में नींद का एक कतरा न था। अंदर जाकर भी सभी सोफे पर बैठ बिल्कुल गुमसुम से लग रहे थे। अरुणी जी के आते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरुणी जी सबको देखकर कहती हैं, सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करिए और रुमा आप दोनों काव्या को आदि के कमरे में लेकर जाइए। अरुणी देवी के कहने के मुताबिक सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुमानी और रूहानी काव्या के आदित्य के कमरे में लेकर जाते हैं। रूहानी काव्या को कमरे के अंदर ले जाते हुए बोली, भाभी ये आदि भाई का कमरा है और आज से ये आपका भी। काव्या रूहानी के कोई जवाब नहीं देती, बस कमरे को देखने लगती है। कमरा काफ़ी बड़ा था। सारे सामान को बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। बेड तो इतना बड़ा था कि उसमें 4-5 लोग आराम से सो सकते थे। बेड के ऊपर आदित्य की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में भी आदित्य मुस्कुराते हुए बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। काव्या को कुछ न बोलकर देखकर रूहानी और रुमानी को बहुत बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता था कि काव्या इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है। रुमानी आगे बढ़कर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। काव्या एक नज़र रुमानी को देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। रूहानी और रुमानी दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। उनके जाने के बाद काव्या बेड के नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। वहीं एक कमरे में बहुत ही कम रोशनी में एक आदमी को चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा गया है। उसके सामने और भी बहुत से लोग जख्मी होकर फर्श पर पड़े थे। उन लोगों के सामने हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। वो उनकी खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का बंधे हुए इंसान की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचते ही उसका बॉडीगार्ड उसके सामने चेयर कर देता है। आदित्य का चेहरा उस हल्की रोशनी में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह काफ़ी गुस्से से सामने में बैठे हुए इंसान को देखकर वह अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वो एक पतीले में बहुत ज़्यादा गर्म पानी उस आदित्य के हाथ में डाल देता है। ऐसे करते ही कमरे में बहुत ज़्यादा गर्म पानी उस आदमी के हाथ में डाल देता है। ऐसा करते ही कमरे में उस आदमी की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। अपने बॉस की इतनी दर्दनाक चीख सुनकर फर्श पर पड़े लोगों की रूह कांप उठती है। काव्या कावेरी जी के हाथ पकड़कर बेड के नीचे बैठी हुई थी। काव्या कावेरी जी का हाथ पकड़कर बेड के नीचे बैठी हुई ये फिर से रिपीट हो गया। आदित्य उस आदमी की उंगली को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उस आदमी
में फिर से एक दर्दनाक चीख गूंजती है। आदित्य उस आदमी को छोड़कर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब वह निकल चुकी थी, आदित्य अपने कमरे के डोर को ओपन करके अंदर जाता है। वह काफ़ी शांत सा कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नज़र बेड के नीचे बैठी सो रही काव्य पर जाती है। काव्य अब भी दुल्हन के जोड़े में थी। उसकी आंखों से निकल रहे आंसू उसके गालों पे बह रहे थे और दर्द में रोने की गवाही दे रहे थे। काव्य के इस तरह से देखकर आदित्य के कदम उसके तकलीफ को समझते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आदित्य काव्य को थोड़े पास जाकर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। इतनी मायूसी शायद ही उसने किसी के चेहरे पर देखी हो। आदित्य थोड़ी देर तक काव्य को देखता रहा, लेकिन फिर सुने काव्य का हाथ बढ़ाकर जगाना चाहा, लेकिन फिर हाथ हवा में ही रुक गए। आदित्य को कदम पीछे हो गया। आदित्य काफ़ी हद तक अपने कदम पीछे हटा लेता है, फिर अपना सर झटके से कबड़ के कपड़ों में निकलकर बाथरूम में चला जाता है। दरवाजे का आवाज़ से काव्य की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने दर्द से उठ कर अपनी आंखें थोड़े मसलते हुए पूरे कमरे को देखने लगती हैं। एक अलग जगह खुद को देखकर एक पल के लिए तो वह घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसे बीती रात की सारी बातें याद आती हैं, वह एक नया दर्द जन्म ले लेता है। काव्य बेड के सहारे धीरे खड़ी हो जाती है। उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। वह एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखती है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। काव्य खिड़कियों के पर्दे हटाकर खिड़की खोलती है। उसके साथ ही वह बालकनी के दरवाजे को भी खोलती है। सूरज की किरणें अंदर आ जाती हैं। काव्य बालकनी में खड़ी अपने सामने के नज़ारे देख रही थी। बहुत बड़ा गार्डन था, जिसको शादी के लिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रात के वक्त उस गार्डन जितना खूबसूरत लग रहा था, वह सुबह हरियाली की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। काव्य अपनी समुद्र जैसी गहरी आंखों से गार्डन के हर एक चीज़ों को कैमरे की तरह अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वह एकटक बड़े ही ध्यान से उन नज़ारों में को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए काव्य मुड़कर कमरे में अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। कमरे में आते ही काव्य की नज़रें आईने के सामने खड़े अपने बाल को सेट करे आदित्य पर पड़ती हैं। आदित्य बिल्कुल शांत सा अपना ध्यान बाल को सेट करने में लगा हुआ था। काव्य की नज़रें तो उस पर से जैसे हटी नहीं रही थी। वह काफ़ी देर तक एक जगह पर खड़ी होकर आदित्य को जी भर कर देखने लगती है। काव्य बिल्कुल गुमसुम सी हो गई कि तभी आदित्य की एक फ़ोन कॉल ने काव्य का होश में आती है और बिना आदित्य की तरफ देखे वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य वॉशरूम की तरफ देखकर कॉल पर बात कट कर देता है और अपना बैग लेकर कमरे से निकल जाता है। अचानक ही रूहानी एक थाल में लाल रंग की साड़ी, सिंदूर और कुछ गहने लिए पहुंच जाती है। रूहानी हल्के से हकलाते हुए कहती है, भाई मैं वो भाभी के लिए आई थी। आदित्य काफ़ी शांत था, बस रूहानी को देख रहा था। रूहानी आदित्य को देखती है तो आदित्य उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। रूहानी को तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो तुरंत बोली, भाई वो दादी ने ये साड़ी आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा है जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। रूहानी तो कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या बोल रही है। आदित्य उसकी बकवास भरी बातें सुनकर साइड से निकल जाता है। उसके जाते ही रूहानी गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही उसे किसी को जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। वह उस दशा में देखती है तो रूहान और रूमानी एक दूसरे को सहारा देते हुए पेट फाड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। रूहानी दोनों के खुद पर हंसकर देखकर चिढ़ जाती है और दोनों को घूरते हुए देखने लगती है। रूहान अपनी हंसी रोकते हुए रूहानी की एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई वो दादी ने आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा है आप जल्दी तैयार होकर आ जाइएगा। इतना बोलते ही रूहान और रूमानी फिर से हंसने लगते हैं। रूहानी गुस्से से उनकी तरफ जाने ही वाली थी कि दोनों दम दबाकर भाग जाते हैं। रूहानी चिढ़ते हुए कहती है, तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी। रूहानी अब कमरे के अंदर जाती है। वह कपड़ों को बेड पर रखकर रूम से काव्य को ढूंढकर आवाज़ लगाती है, भाभी। काव्य वॉशरूम में सिर निकालकर बाहर देखने लगती है। रूहानी को काव्य
को ऐसे देखकर अजीब लगता है। रूहानी काव्या के थोड़े पास जाकर पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे वॉशरूम में क्या कर रही हैं? काव्या रूहानी के नज़र चुराते हुए काफ़ी हिचकिचाहट से कहती है, वो मेरे कपड़े। रूहानी अपना सिर पर टपली मारते हुए कहती है, ओह सॉरी भाभी, मैं अभी आई। रूहानी बेड से लाल रंग की साड़ी उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। रूहानी कपड़े देते हुए कहती है, ये लीजिए भाभी, ये दादी ने आपके लिए भेजी है और मैंने बेड पर सारा सामान रख दिया है, आप तैयार होकर जल्दी से आ जाइए। काव्या हाँ में सिर हिलाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती है। रूहानी कमरे से बाहर आकर हॉल में शांत में बैठ रूहान और रूमानी की तरफ बढ़ जाती है। दोनों ही टीवी देखते हुए इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रूहानी उनके सामने आ गई। रूहानी दोनों के कान पकड़ते हुए कहती है, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी ना? रूहान अपना कान छुड़ाते हुए कहता है, दीदी छोड़ो, दर्द हो रहा है। रूहानी कान को मरोड़ते हुए कहती है, तभी तो बहुत मज़ा आ रहा था ना, अब क्या हुआ? इस पर रूमानी कान छुड़ाते हुए कहती है, दी प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है। तीनों अपनी लड़ाई में इतने मस्त हो गए कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि आने का एहसास न हुआ। वहीं अनुराग, जो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, वह उन लोगों को बड़ी देर से लड़ते हुए देखे जा रहा था। अचानक से अनुराग बोलता है, अरे दादी। दादी सुनकर तुरंत तीनों को एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है सिवाय अनुराग के। अनुराग को देखते ही तीनों का कल का जख्म याद सा आने लगता है जो अर्जुन के जिस्म में लगा था। तीनों में से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही विशाखा हड़बड़ाते हुए आकर पूछती है, अनुराग आप यहाँ क्यों आए? अर्जुन को आपने अकेला क्यों छोड़ दिया? फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कहीं वो लोग फिर से अर्जुन को कुछ कर तो नहीं देंगे? नहीं, मुझे अर्जुन के पास अभी जाना होगा। खुद से बड़बड़ाते हुए वह जाने लगती है कि अनुराग विशाखा जी के हाथ पकड़ लेता है और सोफा पर बैठाते हुए रूहानी को पानी लाने को इशारा करता है। लेकिन विशाखा जी वहाँ कहाँ मरने वाली थी? वह खुद को छुड़ाते हुए उठने लगती है। अनुराग उन्हें फिर से बैठते हुए शांत कराते हुए कहता है, माँ आप शांत हो जाइए। रूहानी पानी देते हुए कहती है, पानी। अनुराग पानी लेते हुए विशाखा जी को देते हुए कहता है, लीजिए आप पहले पानी पी लीजिए। विशाखा जी नकारते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे अर्जुन के पास जाना है, वो हॉस्पिटल में अकेला होगा। अचानक हॉल में सब कोई आ जा चुके थे। अब तक हॉल में सब कोई आ चुके थे। सभी विशाखा जी की हालत देखकर परेशान से हो रहे थे। अनुराग अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ भाई वहाँ अकेले नहीं है, आदि भाई वहाँ उनके साथ हैं। अनुराग के मुंह से आदित्य का जिक्र सुनते ही विशाखा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था आदित्य के होते हुए अर्जुन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब वह भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है। इधर कमरे में काव्या लाल रंग की साड़ी पहने आईने में सामने खुद को एकटक देखी जा रही थी। काव्या खुद को बहुत देर तक देखने के बाद टेबल पर रखा मंगलसूत्र को देखने लगती है। फिर धीरे से मंगलसूत्र को उठा लेती है। मंगलसूत्र को उठाने के बाद वह उसे बहुत गौर से देखने लगती है। वह वही मंगलसूत्र था जो आदित्य के साथ एक रिश्ते में बांधने के लिए बंधा गया था। ये एक बंधन था। अब उसकी नज़र एक डिब्बी पर जाती है जहाँ लाल रंग का सिंदूर। काव्या सिंदूर की डिब्बी उठाती है और अपने मांग में भर लेती है। मांग भरते ही काव्या के सामने एक पुरानी यादें आने लगती है। एक औरत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी मांग भर रही होती है। तभी करीब 6 साल की बच्ची वहाँ आकर उस औरत से पूछती है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? वह औरत मुस्कुराते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे बड़े प्यार से कहती है, काव्या ये सिंदूर है। काव्या फिर से एक सवाल करती है, ये सिंदूर क्या होता है? काव्या माँ बड़े प्यार से कहती है, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। काव्या पूछती है, लेकिन माँ ये सुहाग क्या होता है? काव्या की माँ कहती है, जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, जिसे अपने बनाकर उस पर अटूट विश्वास करते हैं, वही जो हमें एक नई पहचान देता है, जिसे आपके पापा। काव्या काफ़ी मासूमियत से कहती है,
तो क्या मैं भी लगा लूँ यह सिंदूर? मैं भी तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी और आप दोनों ने तो मुझे एक पहचान दिया है। काव्या की माँ हंसते हुए कहती है, काव्या, ये लगाने का हक सिर्फ आपके जीवन साथी को है। जब आप बड़ी हो जाओगी तो आपको लेने के लिए एक राजकुमार आएगा जो आपको एक नई पहचान देगा। वही आपको वह सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर आपको अपना बना लेगा। काव्या इन धुंधली यादों में कुछ खो जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने अतीत को पछाड़ कर वर्तमान में आती है तो फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू बीती यादों को लेकर था, फिर वर्तमान की दर्दों को लेकर। यह समझ पाना मुश्किल था। क्या आदित्य समझ पाएगा काव्या के दिल का दर्द? क्या काव्या खुद को सेटल कर पाएगी इस नए माहौल में? हॉल में बिल्कुल शांति थी। सर्वेंट नाश्ता अपनी जगह पर रखकर सभी के बैठने का इंतजार कर रही थी। अनुराग अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जा चुका था। रूहानी, रुमानी और रूहान सोफे पर बैठे इशारों से बहस किए जा रहे थे। पृथ्वीराज और अमरजीत बिजनेस न्यूज़ देखने में बिजी थे। विशाखा बिल्कुल शांत बैठी थी और मायावती उनके साथ बैठी थी। अरुणी अपनी किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक से जैसे उसे कुछ याद आता है और वह रूहानी को बुलाकर पूछती है, काव्या कहाँ है? रूहानी अपनी दादी से कहती है, दादी वो भाभी। रूहानी इतने ही बोलती है कि सीढ़ियों की छन छन करती हुई पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ से सब उस ओर देखते हैं। सबकी नज़र सीढ़ी से उतर रही काव्या पर चली जाती है। काव्या सिर झुकाए अपने ख्वाब में खोई हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। काव्या को देखते ही अरुणी देवी अपनी जगह से उठ जाती है। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी सर उठाकर सामने देखती है। सामने सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। काव्या उन सभी से सिर्फ 3 ही चेहरे को पहचानती है। एक जिसने उसका परिवार बनकर कन्यादान किया और 2 जिसने उसके नए कमरे को दिखाया, शायद जो उसका होना चाहिए था। अरुणी देवी अपना कदम बढ़ाकर काव्या के पास जाती है और उनके गालों को छूते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। अरुणी देवी के छूते ही जैसे काव्या अपने होश में आ जाती है। वह नीचे झुककर अरुणी देवी के पैर छूती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए उसे उठाती है और काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहती है, हमेशा खुश रहिए। चलिए आपको हमारे पूरे परिवार से मिलाते हैं। इतना कहते ही काव्या का हाथ पकड़ अरुणा देवी थोड़ा आगे बढ़ जाती है और पृथ्वीराज की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारे बड़े बेटे और ससुर पृथ्वीराज सिंघानिया। उसके इतना बोलते ही काव्या आगे बढ़कर पृथ्वीराज के पैर छू लेती है और मुस्कुराते हुए कहती हैं, सदा सुहागन रहो। पृथ्वीराज के बोलते ही काव्या उन्हें देखने लगती है। तभी अरुणी देवी फिर से कहती है, ये है उनकी पत्नी और आपकी सास विशाखा सिंघानिया। काव्या विशाखा की तरफ देखकर आगे बढ़ती है और आशीर्वाद लेती है। विशाखा मुस्कुराते हुए बोलती है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही करके अरुणी देवी काव्या को सबसे मिलाती है। अब काव्या एक जगह पर शांत सी खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से कोई गले लगा लेता है। इस तरह अचानक किसी के गले लगने से काव्या सहम सी जाती है, लेकिन उसे दूर नहीं करती। तभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे देखते हुए कहता है, भाभी, मैं अनुराग, आपका देवर। काव्या उसे बस देखती रहती है। काव्या उसकी आज तक बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अनुराग इस तरह से उसे गले लगा लिया, उसे कुछ समझ नहीं आया। परिवार में सभी जानते थे अनुराग हर एक नए रिश्ते को ऐसे ही स्वागत करता था। यहाँ तो उसकी नई भाभी थी। मुस्कुराते हुए हर किसी ने काव्या का स्वागत तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर के दर्द अभी भी वैसे की वैसे थे। तभी अरुणी देवी कहती हैं, चलिए सब नाश्ता कर लेते हैं। अरुणी देवी के कहते ही सब नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व करने लगते हैं। तभी नाश्ता करना शुरू करते हैं कि काव्या अपने ख्वाबों में खोई हुई थोड़ा नाश्ता कर लेती है। सबका नाश्ता आधे घंटे में हो जाता है। अरुणी देवी एक सर्वेंट को बुलाकर वह पूछती हैं, आदि नाश्ता कर लिया? अरुणी देवी का सवाल पर सर्वेंट ने झुकाए हुए कहते हैं, जी नहीं। अरुणी देवी कहती हैं, ठीक है, आप जाइए। अब अरुणी देवी काव्या से कहती हैं, काव्या, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। काव्या हाँ में सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाती है। काव्या के जाते ही सभी परिवार अर्जुन से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं।
वही हॉस्पिटल में आदित्य अर्जुन के पास स्टूल पर बैठा बिल्कुल शांत सा अर्जुन को ही देख रहा था। जितना वह शांत दिख रहा था उससे ज़्यादा उसके अंदर दर्द और गुस्से ने जगह बना ली थी। आदित्य अपने जज्बात को इस कदर संभालता था कि उसका ना कोई दर्द देख पाता और ना ही परेशानी। आदित्य शांति में बैठा ही था कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हाथों का स्पर्श से आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसका परिवार खड़ा था। उन्हें देखते ही आदित्य अपनी जगह से उठ जाता है। अरुणा देवी आदित्य को देखकर कहती हैं, आप घर जाकर नाश्ता कर लीजिए, हम सब यहाँ हैं अर्जुन के लिए। आदित्य जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी दादी की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो वहाँ से सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। काव्य अपने कमरे में बैठी किसी सोच में डूबी होती है कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। लेकिन काव्य तो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। 4-5 बार नॉक करने के बाद भी जब काव्य को दरवाज़ा नहीं देती तो सर्वेंट उसे आवाज़ लगाती है। आवाज़ से जैसे काव्य अपनी ख्वाबों से बाहर आती है, वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे पर सर्वेंट बहुत सारे बैग्स लेकर खड़ी थी। काव्य को देखते ही सर्वेंट सर झुकाए कहती हैं, मैम, दादी ने आपके लिए ये सामान आपके कमरे में रखने के लिए कहा है। काव्य उसे बस देखती रहती है तो सर्वेंट आगे बोलते हैं, क्या मैं इसे अंदर रख दूं? काव्य बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर से बेड पर जाकर बैठ जाती है। सर्वेंट सामान अंदर रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है। आदित्य के आने की खबर काव्य को बिल्कुल नहीं थी। वह तो अपनी सोच में ही गुम सी थी। आदित्य कमरे में आते ही सारे सामान को देखता है और फिर बेड पर बैठी काव्य को तरफ देखता है। जैसे ही आदित्य की नज़रें काव्य पर पड़ती हैं, उसकी नज़र ठहर सी जाती है। लाल रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में आदित्य के नाम का सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदिया, हाथों में भरे भरे चूड़े, कानों में छोटे साइज की ईयरिंग, सब काव्य की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। सबसे बड़ी बात, नई नई शादी उसके चेहरे पर निखार रही थी। कमी थी तो बस चेहरे पर मुस्कान की। आदित्य तो जैसे काव्य की शादी में पूरी तरह से खो गया। आदित्य की धड़कनों की आवाज़ पूरे कमरे में शोर कर रही थी। वह अपने दर्द तकलीफ को भी भूल काव्य को बस खो गया। काव्य को जैसे ही कमरे में अपना अलावा किसी के होने का एहसास होता है, वह अपना सर उठाकर देखती है तो आदित्य उसे देख रहा होता है और फिर काव्य भी आदित्य की आंखों में पूरी तरह से डूब जाती है। दोनों की नज़रें ऐसे मिली जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिलता है जब दोनों की धड़कनें उस कमरे में घुसती हुई महसूस होती हैं। दोनों की नज़रें काफ़ी देर तक वैसे ही एक दूसरे को डूबी हुई थी। लेकिन इसी बीच आदित्य का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन में एक रिंग में से दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट जाती हैं। आदित्य अपना फ़ोन रिसीव करते हुए वॉशरूम में चला जाता है। काव्या अपनी धड़कनों को संभालने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और अपने कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़ों को एक साइड करने लगता है। काव्या उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में आदित्य कबर्ड में काफ़ी हद तक जगह बना लेता है और इतना करते ही सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या पहले दरवाजे की तरफ देखती है और फिर कबर्ड की तरफ, जिसका दरवाज़ा अब भी खुला था। काव्या बेड पर उठकर कबर्ड के पास जाती है। कबर्ड का आधा हिस्सा खाली देखकर काव्या सामने रखी सामान को देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए वह सारा सामान अनपैक करके कबर्ड में रखने लगती है। आदित्य ने काव्या के कबर्ड में तो जगह दे दिया था, लेकिन क्या वह कभी अपने दिल में जगह दे पाएगा, या फिर वह अपने दिल में काव्या को पहले की जगह दे चुका है, या तो आदित्य को पता ही नहीं। काव्या सारा सामान रखकर जैसे ही कबर्ड को बंद करनी होती है कि तभी कबर्ड से एक एल्बम नीचे गिरती है। काव्या नीचे झुककर उस एल्बम को उठाकर कबर्ड में रखने वाली होती है, लेकिन एल्बम को देखकर उसकी आंखें एल्बम को खोलकर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वह एल्बम इतने अच्छे से सजा हुआ था कि काव्या अंदर देखने के लिए बेताब सी हो जाती है। काव्या को सोचते हुए कबर्ड को बंद करके एल्बम को लेकर बेड पर बैठ जाती है। एल्बम में पहले पेज पर ही हॉल की फ़ोटो थी जिसमें सारा परिवार खुशी मनाते हुए दिख रहा था, लेकिन आदित्य एक कोने में खड़ा अकेले ही बिल्कुल शांत सा था। दूसरे पन्ने में रक्षाबंधन मनाते हुए सब दिख रहे थे।
ऐसे ही काव्या हर एक पन्ने को पलटते हुए हर एक करके सारे फोटोज़ को बड़े गौर से देख रही थी। हर एक फोटो में सब मुस्कुराते हैं और खुशियां मनाते हैं हुए दिख रहे थे, लेकिन एक आदित्य ही था जो बिल्कुल शांत, कभी बैठा था तो कभी खड़ा था। काव्या को हर फोटो में एक चेहरा परेशान किए जा रही थी। यह चेहरा उसने शादी के दिन खून से लथपथ देखा हुआ था, जो कि चेहरा था जिसे काव्या बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। काव्या ऐसे ही एल्बम में पलटते हुए देखती रहती है कि तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को पकड़े हुए थे। आदित्य फर्स्ट स्टेज पर था, जो बिल्कुल शांत सा बैठा था और उसके सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।